आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुआ अपनी प्री अरेस्ट बेल की कॉन्फर्मेशन के लिए। जस्टिस जहांगीरी साहब ने मेरा केस सुना। मुझ पर इल्ज़ाम जो था वो ये था कि मेरी ईमा में सब कुछ हुआ। जज साहब ने बड़ी वजाहत से प्रोसिक्यूशन से पूछा, क्या शाह महमूद कुरैशी मौके पे मौजूद थे? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा उनकी ईमा का अबेटमेंट की आप बात कर रही हैं, आपके पास कोई एविडेंस है? जवाब था नहीं। तो जब मैं मौके पे ही नहीं हूं, मेरी ईमा का एविडेंस ही नहीं है, तो जज साहब ने मेहरबानी फरमाते हुए मेरी बेल कंफर्म कर दी है। मैं आज एक दो अहम डेवलपमेंट पर आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। आपके इल्म में है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो पाकिस्तान का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसकी मंजूरी दे दी है और $3 अरब की जो ब्रिज फैसिलिटी है वो पाकिस्तान को दस्तयाब होगी 3 किस्तों में। अब 3 किस्तों के अंदर जो काबिले गौर चीज़ है, एक तो है उसका फाइनेंशियल, लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल पहलू भी मुझे दिखाई दे रहा है। और वो क्या है? और वो ये है कि 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त मिलेगी मौजूदा हुकूमत को, दूसरी किस्त मिलेगी केयर टेकर सेटअप को, और तीसरी किस्त मिलेगी इलेक्टेड गवर्नमेंट को। यानी कि इस फैसले में इंतखाबात को एक बड़े सटल तरीके से परो दिया गया है और ये काबिले गौर और काबिले जिक्र चीज है। एक नंबर 2, अब तो खुद पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि उन्होंने, और वो काबीना का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है, काबीना ने फैसला करना है और वो कह रहे हैं कि हम काबीना से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएं। अगर ऐसा होता है तो फिर आइन की रूह से 90 दिन के इंतखाबात की पीपल्स पार्टी ख्वाहिश रखती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। अगर उनका नुक्ता नजर देखें तो लगता है कि वो टर्म मुकम्मल यानी कि 12 अगस्त को हो जाएगी, तो 14 को वो समझते हैं कि हुकूमत जाएगी। यानी कि उनकी कोशिश है कि इंतखाबात 60 दिनों में हों। अब हुकूमत के 2 अहम सतून जो हैं, यहां मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। और मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, वो आज भी कह रही हैं कि दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। ANP के सदर एमल वली साहब ने एक्यूज किया है JUI के गवर्नर को कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जमात के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ANP के मफादात के बरक्स वो काम कर रहे हैं। तो ये एक आपको जो हुकूमती इस वक्त जो टोला है, उनकी सोच और उनकी जो सियासी दरारें हैं, वो आप जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वो वाज़ेह होती दिखाई दे रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत ने अयाज सादिक साहब की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील की है और वो पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात पर गौर व फिक्र कर रही है।
غالباً 2 نشستیں بھی ہو گئی ان کی. جو اخبارات میں میں نے پڑھا ہے اور میڈیا سے مجھے آگاہی حاصل ہوئی ہے، اس کمیٹی کے سامنے 73 کے لگ بھگ ترامیم رکھی گئی ہیں اور اس پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے، اور یہ جو کمیٹی کے سامنے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو تبادلہ خیال ہو رہا ہے، وہاں تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی. سوال ہے کیوں؟ کیا وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے؟ کیا ان کی اوپینین درکار نہیں ہے؟ کیا کنسنسس، ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے، بہتری کے لیے یہ مناسب نہ ہوتا کہ ان کو بھی دعوت دی جاتی؟ چنانچہ میں ایاز صادق صاحب کو، جو کمیٹی کے سربراہ ہیں، ہمارے اسپیکر رہے ہیں، ان سے درخواست کروں گا، اینڈ بظاہر ایک فیئر انسان دکھائی دیتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگلی نشست میں آپ تحریک انصاف کو نمائندگی دیجیے. اگر ہم نیشنل اسمبلی میں نہیں ہیں تو سینٹ میں تو موجود ہیں. میں پرپوز کر رہا ہوں ان کی کنسیڈریشن کے لیے کہ سید علی ظفر سینیٹر ہیں، پارٹی کے اور لا نوئنگ ہیں، وہ اور ہمارے کچھ سینیٹرز کو شامل کر کے ہمارا نقطہ نظر بھی شامل کر لیں، کیونکہ اگر انتخابات ہونے ہیں تو ان انتخابات کی اونرشپ بہت ضروری ہے. ایک لیول پلینگ فیلڈ کا تاثر ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو انتخابات پر بلا وجہ سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں گے، اور میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کمیٹی کو فراخ دلی سے تحریک انصاف کو دعوت دینی چاہیے اور ان کا نقطہ نظر بھی سننا چاہیے. میری اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ MDIMF نے اپنا ایک جائزہ رپورٹ آج شائع کی ہے، میری نظر سے گزری ہے. اس جائزہ رپورٹ میں انہوں نے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ساتھ بہت سی کنڈیشنالٹیز کا ذکر کیا ہے کہ اگر سٹینڈ بائی ایگریمنٹ نے پایا تکمیل کو پہنچنا ہے تو آپ کو یہ اصلاحات کرنی ہوں گی، یعنی کہ آپ کو یہ اقدامات اٹھانے ہوں گے. اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ کے سامنے وہ دستیاب ہے اور آپ ان کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میں کہنے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں انرجی ریفارمز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ سرکولر ڈیٹ جو ہے ہمارا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے اور لمحہ فکریہ ہے. اس پہ وہ کہہ رہے ہیں، ان ادر ورڈز وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو سرکولر ڈیٹ کو ایک معقول حد تک رکھنے کے لیے آپ کو مزید ٹیرف بڑھانا پڑے گا. ₹1.24 پہلے بڑھ چکا، اور لگتا ہے کہ آج کے اشارے سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت کو بجلی کے نرخ مزید بڑھانے پڑیں گے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ، طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے. اس وقت ایک خیال ہے کہ 7 سے 8 ہزار تک شارٹ فال ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے شہروں میں، اور دیہات میں تو بجلی جاتی نہیں، کبھی کبھی آتی ہے. 12 14 گھنٹوں کی اس گرمی کے عالم میں، اس حبس کے عالم میں لوگ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر مزید جو ہے ٹیرف بڑھانے کی انہیں نوید سنا دی گئی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اس حکومت نے بہت تاخیر کی، اور یہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ اگر ان میں یکسوئی ہوتی تو آج سے 8-9 ماہ پہلے یہی رزلٹ آ جاتا جو آج آیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اور ڈار صاحب کی سوچ کی خلیج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ڈار صاحب
को रिट्रीट करना पड़ा। और जो मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे, आज लगता है उनकी बात में ज़्यादा वज़न दिखाई दे रहा है। वो भी नून के थे, ये भी नून के हैं, वो भी वज़ीर ख़जाना थे, ये भी वज़ीर ख़जाना हैं। मेरी नज़र में डार साहब ने ताख़ीर करके मईशत को मज़ीद दुश्वारियों से दो चार किया है। हमारा रुपया मज़ीद गिरा है, डिप्रिशिएट हुआ है, और अब तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट जो मार्केट बेस्ड होगा उसका इम्पैक्ट जो होगा वो भी आपके सामने है और आ रहा है, आ चुका है। और बहुत सी जो गोमगो की सूरत थी, जो इंडस्ट्रियल अनसर्टिनिटी और इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो आज हुकूमत कोशिश कर रही है कि माहौल बेहतर किया जाए, और दुरुस्त कोशिश है, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। और एक अच्छा पेशरफ्त है कि काउंसिल बनी है जो कि इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते में रुकावट है उसको दूर करती है। मैं उसके हक में हूं, मैंने इसको देखा है, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। इसी तरह मैं समझता हूं जो ज़राअत के पेशे में पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है। तहरीक इंसाफ जो मुस्बत चीज़ है उसको रद्द कभी नहीं करेगी। हमारा मफाद इस मुल्क के मफाद से जुड़ा हुआ है, और जो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है, अगर उसकी तरफ कोई भी कदम लेता है तो हमें फराख दिली से उस मुस्बत कदम को अपनाना चाहिए, उसकी तायीद करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के ज़राई सेक्टर में बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है, और अगर सही इस्लाहत की जाए और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को अट्रैक्ट किया जाए, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। और हमारे जो सबसिस्टेंस फार्मर है और हमारा जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, उनकी यील्ड में जो डिफरेंस है, अगर उस गैप को ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करने की पोजीशन में होगा। हमें जो अरबों डॉलर हम मंगा रहे हैं खुर्दनी अशिया के लिए, हमें उस पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। डॉलर आज हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉलर की कमी की वजह से हम IMF के पास गए हैं ना, तो जो डॉलर ज़राअत बचा सकता है इमीडिएट फ्यूचर में, वो कोई शोबा नहीं बचा सकता। तो इस पे भी मैं समझता हूं कि एक कौमी इत्तफाक राय पैदा होना चाहिए और पेशरफ्त होनी चाहिए। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़रूरी है। ये तासुर के एक किसी खास टोले की तरफ झुकाव है, ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा, ये जमहूरियत के मफाद में नहीं होगा, ये जमहूरी इदारों के मफाद में नहीं होगा। इसलिए ये वक्त है बड़ी फहमो फरासत का, ये वक्त है स्टेट्समैनशिप शो करने का, ये वक्त है लीडरशिप शो करने का। और मैं तवक्को करता हूं कि पाकिस्तान के जितना जी शऊर तबका है वो मिलकर हमारे हम कलाम होगा, ताकि इस मुल्क में आइन के मुताबिक फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी साख बहाल कर सकता है। इंतखाबात अगर वो शफाफ करवा देता है, उससे इलेक्शन कमीशन की साख में इजाफा होगा। और इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है, एक आइनी इदारा है, जो हमें उसकी ज़रूरत कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। लोगों का उस पर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि जिस तरह से तोशाखाना केस की स्पीडी ट्रायल की मिसाल हम देख रहे हैं कि एक जज की जानिब से, चेयरमैन PTA की जानिब से अदम एतमाद किया गया, लेकिन वो डेट पे हियरिंग कर रहे हैं और इस केस को चूंकि गवाह भी बहुत कम है, क्या इमरान खान की नाअहली देख रहे हैं आप इस केस में? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, तोशाखाना का आपने हवाला दिया है, एक बहुत दिलचस्प एक एनालिसिस आया है पिलडैट के हमारे हैं बहुत ही एक ज़िम्मेदार दोस्त अहमद बिलाल महबूब साहब, उनका एक आज ही तज्जिया सामने आया है तोशाखाना के बारे में। मैं चाहूंगा कि आप उसको ज़रूर पढ़िए। थैंक यू। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास के ऊपर एक मेजर क्रैकडाउन किया गया, मगर KP में इस तरह का मेजर क्रैकडाउन नहीं हुआ जमात के खिलाफ। क्या कोई सेटलमेंट हो रही है आइंदा इंतखाबात में कि KP को एक बार फिर PTI? मेरी आपसे गुजारिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ के आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या मीडिया के दोस्त हैं, उनसे रुजू कीजिए
وہ آپ کو حالات حاضرہ سے صحیح آگاہ کریں گے. لگتا ہے کہ آپ کی معلومات ناکافی ہیں. تھینک یو. شاہ صاحب ڈاکٹر حمزہ کے بارے میں بتایا آپ کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ بالکل خاموشی ہے. عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر آپ کے ہاتھوں پہ لے کے سن لیجئے سوال آ گیا نا بھائی جان. میں بھی ان کی ہمشیرہ سے ملا ہوں. وہ میں جب وزیر خارجہ تھا تب بھی ملا کرتی تھی, اور حد الوسع کوشش کی گئی کہ عافیہ بہن واپس آ جائیں.